जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार के इलेक्शन में जो युद्ध है उसका पहला चरण अब करीब करीब पूरा हो गया है। पहला चरण ये था कि टिकट का बंटवारा, सीट का बंटवारा दोनों गठबंधन कैसे करते हैं, कौन बेहतर तरीके से करता है, कौन बेहतर रणनीति बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण कौन अच्छी मैसेजिंग करता है। देखिए, हम लोग प्रबंधन शास्त्र में कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसको लोग इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और उससे जो मैसेज मिलेंगे उससे मतलब निकालेंगे। दोनों पक्षों के जो टिकट का बंटवारा हुआ है, जरा उससे थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए। किसने बेहतर रणनीति अपनाई, जल्दी किया या बाद में किया, उसके पीछे क्या छुपी हुई रणनीति थी और आज भी जो वो कर रहे हैं उसके पीछे इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी समीक्षा क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एनडीए की। एनडीए ने क्योंकि टिकट का बंटवारा पहले किया, जो भी टिकट का बंटवारा किया उससे कुछ मैसेजेस मिले, लोगों ने उसको पढ़ने का और समझने का प्रयास किया। जेडीयू को 101 सीटें अलॉट हुई, बीजेपी को 101 सीटें अलॉट हुई, चिराग पासवान को 29 सीटें अलॉट हुई, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें अलॉट हुई। पहला इंटरप्रिटेशन लोगों ने यह किया कि वो जेडीयू, जिसके पीठ पे सवार होके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में प्रवेश किया था, उसको उसी दशा में पहुंचाने का ये पहला स्टेप था। जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के कंधे पे चढ़ के महाराष्ट्र में प्रवेश किया भारतीय जनता पार्टी ने, पहले अपने को मजबूत किया, शिवसेना के बिना वो संभव नहीं था और उसके बाद शिवसेना को तोड़वाया, एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ बुलाया, जिनको सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे स्नेह देते थे, आशीर्वाद देते थे और समर्थन देते थे और अपना एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव बताते थे। उन एकनाथ शिंदे को अपने साथ किया और वहां पे महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे का दुर्गति करके अपने मुख्यमंत्री पद पे देवेंद्र फडणवीस बैठ गए। वही उन्होंने शरद पवार के साथ किया, क्योंकि शरद पवार का भी एक बड़ा वोट बैंक था। वहां अजीत पवार को तोड़ा, पहले भी तोड़ा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, वो नहीं चला। 24 घंटे के अंदर सरकार नई आ गई, लेकिन अजीत पवार को तोड़ के उन्होंने अपने पैर वहां जमा लिए। यही उन्होंने पंजाब के अंदर किया, यही उन्होंने हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल के साथ किया, यही पिछली बार उन्होंने चौटाला साहब के लिए किया। जेजेपी, जन जननायक जनता पार्टी, उनकी 10 सीटें आई थी, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, उनके कंधे पे सवार हुए, आईएनएलडी के कंधों पे सवार हुए और उसके बाद उनको नीचे धक्का दे दिया और खुद सत्ता पे आ गए हर प्रदेश के अंदर। बीआरएस के साथ उन्होंने तेलंगाना में किया, उड़ीसा में उन्होंने बीजेडी के साथ किया और अब वो बिहार के अंदर करने की उनकी रूपरेखा पहले तो इस बात से स्पष्ट हो गई जब 100 सीट सीधे जेडीयू को भी मिली और बीजेपी को भी मिली। अभी तक ये नहीं हुआ था। इसका मतलब ये जो बिग ब्रदर का एक तमगा मिला हुआ था जेडीयू को, इस बार वो खत्म हो गया, बराबर की सीटों में दोनों लड़ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार को और घाव दिया और चोट पहुंचाई। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नहीं पटती, उपेंद्र कुशवाहा की चिराग पासवान से नहीं पटती, जीतन राम मांझी की चिराग पासवान से नहीं पटती। कारण यह है कि इनके अपने जो वोट बैंक हैं वो चिराग पासवान के वोट से क्लैश करते हैं। जीतन राम मांझी मानते हैं क्योंकि वो एक वयोवृद्ध तपे तपाए नेता हैं, उनको लगता है कि रामविलास पासवान की तो बात अलग थी, लेकिन चिराग पे जो कुशवाहा कुर्मी जात है उसके वो निर्विवाद नेता हैं, अच्छे 6-7% के उनके वोट हैं, इसलिए उनको तवज्जो ज्यादा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उनको भी दोनों को औकात बता के चिराग पासवान को ज्यादा महत्व दे दिया गया। चिराग पासवान को तो 29 सीटें मिली और 6-6 सीटें जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को मिली, वो भी बेचारे तड़प के रह गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और रणनीति बनाई। यहां तक कि टिकट वितरण में तो उन्होंने प्रशांत किशोर को, जन स्वराज पार्टी को अपने साथ सम्मिलित नहीं किया, लेकिन अपने गोदी मीडिया के माध्यम से एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि जन स्वराज का एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो जन स्वराज पार्टी दे सकती है। मकसद बिल्कुल साफ था।
मकसद बिल्कुल ये साफ था कि जन स्वराज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को गाली दिलवाई जाएगी, गोदी मीडिया के माध्यम से दिखाया जाएगा कि जन स्वराज पार्टी का जो वोट बैंक है वो 15, 16, 17, 20, 25, 24% हो गया है, जिससे कि लोग तेजस्वी यादव को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के वो जन स्वराज पार्टी में चले जाएं, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर नहीं है, वो डिवाइड हो जाए पोजीशन, तो भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल ले जाए। और आप ये देखिए, इसीलिए आज के तारीख में जन स्वराज पार्टी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को टारगेट में इसीलिए लेती है कि लोगों को लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टी है। लेकिन ये जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि अगर हंग असेंबली आ गई और हम गवर्नमेंट बनाने में इधर या उधर मदद कर पाएंगे तो हम एनडीए की मदद करेंगे, हम महागठबंधन की मदद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो गाली गलौज हो रहा है वो केवल दिखावे के लिए हो रहा है और अंत में उनको एनडीए की ही सरकार बनवानी है। तो अगर प्रशांत किशोर को एनडीए की ही सरकार बनवानी है तो एनडीए को वोट न देने वाले और एनडीए के विरोध करने वाले जन स्वराज पार्टी को क्यों वोट दें? भाई, जो अपोजिशन वोट क्यों डिवाइड हो, और जन स्वराज पार्टी को मेरे हिसाब से भी 3-4% से ज्यादा वोट नहीं मिलना है। जैसे आम आदमी पार्टी को भी आप देखिए, दिल्ली के अंदर तो उनका अच्छा प्रभाव है, लेकिन बाकी गोवा के अंदर जैसे टीएमसी पहुंच गई थी, आम आदमी पार्टी पहुंच गई थी, तो उनका प्रभाव नहीं था, लेकिन कांग्रेस को हराने में उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। गुजरात में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसी प्रकार की जो भूमिका है वो जन स्वराज पार्टी निभा रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और रणनीति है कि इलेक्शन के बाद जन स्वराज पार्टी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना लें और जेडीयू को छोड़ दें। इसीलिए उन्होंने अपने पास 142 सीटें सब लोगों ने रख ली हैं और बाकी जो प्रशांत किशोर जीतेंगे वो तो उनके साथ आ ही जाएंगे, सरकार बनाने में उनकी मदद करेंगे ही। और नीतीश कुमार को भी ये बात पता है, इसलिए उन्होंने अब ये दांव खेला कि भाई पहले मुझे मुख्यमंत्री आप बिल्कुल अनाउंस कर दीजिए, क्योंकि उन्हें लगा कि जो उनकी विनिंग सीट्स थी वो तो उन्होंने चिराग पासवान को दिलवा दी, संजय झा ने और ललन सिंह। तो संजय झा जो अध्यक्ष है जेडीयू के, और उनके एक ही मिनिस्टर हैं ललन सिंह, ये दोनों लोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में बढ़ के जेडीयू को खत्म किए दे रहे हैं, बल्कि एक तरह से उसका भारतीय जनता करण कर रहे हैं। इसलिए जेडीयू के कार्यालय में मोदी जी की फोटो लग गई थी। ये भी बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार अगर अपने संज्ञान में होते और अपने होश हवास में होते तो ये सब ना होने देते और इसकी प्रतिक्रिया देते। जैसे गोदी मीडिया में उड़ाया जा रहा है, नीतीश कुमार नाराज हो गए, उन्होंने इनको डांटा, उनको डांटा। वास्तविकता यह है कि 3-4 दिन से लोगों को बिल्कुल नीतीश कुमार से मिलने की अनुमति ही नहीं है। उनके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रिजाइन करने की चेतावनी दे रहे हैं। एक जो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं वो उनके घर के सामने धरने पे बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़े पत्रकार जिनसे मीटिंग फिक्स थी नीतीश कुमार की, उनको भी वहां 1.5 घंटे वेट करने के बाद मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। इसका माने नीतीश कुमार इज नॉट इन ए पोजीशन टू मीट एनीबॉडी। उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और उसी का फायदा उठा के लल्लन सिंह और संजय झा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जेडीयू को डाल रहे हैं। अच्छा, जो ये टिकट का बंटवारा हुआ, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नीतीश कुमार भी ये कहते हैं हमारा गठबंधन, ये केसी त्यागी साहब ने कहा एक डिबेट में, हमारा गठबंधन बीजेपी से है, हमारा गठबंधन जीतन राम मांझी से नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा से नहीं है, और हमारा गठबंधन चिराग पासवान से भी नहीं है, हमारा तो केवल भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का इन तीनों से गठबंधन है। इसका मतलब यह है, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि ये जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन के आपस में इतने ज्यादा गांठे हैं कि इसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। चिराग पासवान ने जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, और ये सब देख रहे हैं जिस प्रकार वो कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं, उनकी मंशा ही केवल जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की है। और जेडीयू के कैंडिडेट्स के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवा के संजय झा और ललन सिंह जेडीयू को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि 10-15 ये जो भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अगर 122 सीटें न ला पाए तो उसके बाद वो जेडीयू का भी बंटवारा करा दें और जेडीयू से 20-25 लोग लेके अपनी सरकार बना ले। व्यवस्था उन्होंने पूरी कर ली है, जेडीयू ने भी व्यवस्था करवा दी है। जब 101 सीट पे वो सेटल हो गए
कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए और उनका बिल्कुल एक नाथ शिंदे बनना नीतीश कुमार का बिल्कुल तय है। तो एक तरफ तो जहां ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू तो गठबंधन में है, लेकिन जेडीयू और चिराग पासवान से गठबंधन में नहीं है, जीतन मांझी से गठबंधन में नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन में नहीं है। एक प्रकार का गठबंधन तो ये है। अच्छा, दूसरा गठबंधन जो अभी फाइनल हो जाएगा शाम तक, मतलब आज तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 15 तारीख को, 16 तारीख को आप सुनेंगे, लेकिन 15 तारीख की शाम तक अनाउंस हो जाएगा। जो सूचनाएं मेरे पास हैं उसके हिसाब से महागठबंधन ने जो कांग्रेस को सीटें अलॉट की हैं, जो आरजेडी को सीटें अलॉट की हैं, उसमें से 10 सीटें अपनी एलोकेटेड सीट में से आरजेडी देगी इनको, अपने सन और मल्लाह जो हैं सहनी साहब उनको देगी, और 8 सीटें कांग्रेस देगी। इसका माने 18 सीटें इन्होंने मुकेश सहनी को देने का निर्णय ले लिया है। अच्छा, मुकेश सहनी के बाद जो वोट बैंक है वो है केवटों का, मल्लाहों का, निषादों का। तो ये भी बात बिल्कुल पक्की हो गई कि जहां पे इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में इनको जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि उनके ताकत के अनुसार उन्हें सीटें नहीं मिली, उसके बजाय यहाँ पे मुकेश सहनी को 18 सीटें देके उन्होंने ये जता दिया है कि इस बार मल्लाह और केवट कम्युनिटी जो है, निषाद कम्युनिटी जो है, वो महागठबंधन के साथ आ जाए। पिछली बार इसने पूरा का पूरा वोट एनडीए को दिया था। ये वोट शिफ्टिंग की एक स्ट्रेटेजी, और 10 सीटें आरजेडी द्वारा देना और 8 सीटें कांग्रेस द्वारा देना, ये एक मैसेज दे रहा है कि यहाँ का गठबंधन बड़ा ईज में है और बड़े कंफर्टेबल रूप में है, और उन्हें इस प्रकार से कोई परेशानी नहीं कि मुकेश सहनी को अपने कोटे से सीटें दे दें। मैसेज इज राइट एंड क्लियर। एक आईपी गुप्ता साहब हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो उन्होंने इंडिया इंक्लूसिव पार्टी बनाई है आईआईपी, उनको भी कुछ सीटें एलोकेट होने की बात है। और उनके बाद जो राज मिस्त्री कम्युनिटी है, जो अति पिछड़े जाति की कम्युनिटी है, वो भी उनके साथ जुड़ रही। तो महागठबंधन के अंदर जो इन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, एक तो मैसेजिंग की है कि हमारे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर कोई गांठ नहीं है, जबकि एनडीए अपने सीट बंटवारे में ये बिल्कुल शो कर रहा है कि अंदर गांठें हैं। तो इधर तो अभी जो एलोकेशन हो रहा है, अच्छा, देर में एलोकेशन करने से, देर में लोगों को सिंबल देने से, लोगों का लेट फाइनल करने से जो लोकल लोग हैं वो विरोध नहीं इसलिए बहुत ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक हर आदमी वहां जाके फील्ड में कहेगा महागठबंधन को जिताइए, महागठबंधन को जिताइए, और लास्ट मोमेंट में वो कैसे अपने स्टैंड को बदलेगा, जनता के सामने मुंह दिखाने में उसको परेशानी होगी। एनडीए ने क्योंकि 3 दिन पहले उसको अनाउंस कर दिया, तो वहां पे जो विद्रोह था वो सड़क पे सामने आ गया, और जनता को दिख गया कि उनका का जो गठबंधन है उसमें गांठे हैं और जो महागठबंधन के अंदर है उसमें गांठे नहीं है। प्रशांत किशोर को भी ये बार बार दिखाने का प्रयास हो रहा है कि वो आज के तारीख में बीजेपी के सबसे बड़े कंटेंडर है और उनके बहुत बड़े क्रिटिक हैं, जिससे एंटी बीजेपी वोट प्रशांत किशोर की तरफ चली जाए और महागठबंधन को नुकसान हो जाए। लेकिन जो मैं देख रहा हूं वहां पे युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा परिवर्तन आया है, जहां पे 35-40% लोग ऐसे हैं जो युवा हैं और उन्होंने ये डिटरमिन कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है वोट देंगे। उसमें 80% लोग तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मान रहे हैं। ये भी बड़ी खास बात है, तेजस्वी यादव के साथ तो मुसलमान यादव हैं ही, लेकिन जो अति पिछड़ी और दलित जात के लोग हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ इतना ज्यादा जोड़ रहे हैं कि वोट शिफ्टिंग बहुत ज्यादा होगी। और अगर चुनाव आयोग ने कोई गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं की तो इस बार क्लियर मेजोरिटी महागठबंधन को मिलने की संभावना है। राहुल गांधी जैसे हरियाणा में जो इन्होंने सुसाइड किया, उन आईपीएस ऑफिसर जो एडिशनल डीजीपी लेवल के थे उनके पास गए और वहां जाके उनकी पत्नी और परिवार वालों से बात की, और मोदी जी की जो हरियाणा के अंदर मीटिंग थी उसको कैंसिल किया गया। इसका, और जिस प्रकार से वो रायबरेली के अंदर हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एक कुशवाहा जाति के आदमी को एक दबंग ने अपने जूते में पानी डाल के पिलवाया, और ये सारी घटनाओं से ये भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आज के तारीख में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं वो कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। पिछड़ों और दलितों के साथ क्या हो रहा है, अभी तक तो ये सोच रहे थे लोग कि ये एंटी मुस्लिम है, अब ये इनका रूप बिल्कुल सामने इलेक्शन के पहले आ गया है, एंटी दलित, एंटी ओबीसी भी है। और ये टिकट एलोकेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है उसके अंदर गांठे बहुत ज्यादा हैं, बड़ा लूज नॉट्स हैं, और महागठबंधन के अंदर जो बुनाई है वो बड़ी मजबूत है। और जो मैसेजिंग उन्होंने की है 10 सीटें आरजेडी द्वारा देना और 8 सीटें कांग्रेस द्वारा देना, इससे जनता को एक मैसेज जाता है कि हमारा गठबंधन जो है स्ट्रांग है। और यहाँ पे
जो रविदास कम्युनिटी है, जो यादव कम्युनिटी है, जो मुसलमान कम्युनिटी है, कांग्रेस के पीछे जो दलित कम्युनिटी है, सवर्ण कम्युनिटी है, ये यूनाइट हो जाओ और बिहार के अंदर एक परिवर्तन की नई लहर देखेंगे। जो तेजस्वी यादव ने कहा हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे, देंगे तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे, नहीं देंगे तो उनकी निंदा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।